तो भाई देखो, ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी है कि आरसीबी के आईपीएल 2024 में जो चांसेस हैं वो पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं। अब चाहे कोई कुछ भी कर ले, आरसीबी आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर सकती। अब भी कुछ लोग हैं जो उम्मीदें लगा के बैठे होंगे, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि आरसीबी खुद ही उम्मीद लगाना बंद कर चुकी है। मैक्सवेल ने कह दिया है कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूं आरसीबी, क्योंकि मेरे को ध्यान देना है टी20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि यहां से भले ही मैं नहीं चल रहा हूं, वहां से तो मेरे को चलना पड़ेगा ना। और आरसीबी ने भी कहा बिल्कुल मैक्सवेल भाई जाइए, आप जब थे तब भी क्या कर रहे थे, आप चले जाएंगे तब भी क्या हो जाएगा, हार तब भी रहे थे, हार अब भी जाएंगे। अब देखो, जहां बात आ गई है हारने की, तो अगर मैं तुम लोगों से एक बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछूं कि तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन क्या है जिसकी वजह से आरसीबी आज तक आईपीएल में एक भी टाइटल नहीं जीत पाई, वो सबसे मेजर रीजन कौन सा है कि आरसीबी सीजन दर सीजन इतनी वाहियात परफॉर्मेंस देती है? तो आखिर तुम्हारा आंसर क्या होगा? अगर सिर्फ एक रीजन बताना हो तो क्या कहोगे तुम? भाई देखो, मैं पहले भी सवाल का जवाब दे चुका हूं, एक बार फिर से दे रहा हूं कि लोग भले ही कितना कह लें, आरसीबी की बॉलिंग हमेशा से खराब रही है, आरसीबी की जो बैटिंग होती है वो सिर्फ टॉप ऑर्डर पर डिपेंडेंट होती है। भाई ये सारे वाहियात आंसर हैं, आंसर और रीजन सिर्फ एक ही है जो कि बहुत ही सिंपल सा है, और वो ये है कि आरसीबी का मैनेजमेंट एकदम वाहियात है। आरसीबी के अंदर वो वाइब ही नहीं है जिस वाइब के बेसिस पे मैचेस अक्सर जीते जाते हैं। देखो भाई यार, ये तो एकदम सच है, ये एकदम सच है कि लोग जो हैं वो अक्सर यही कहते हैं कि आरसीबी का हमेशा से टॉप ऑर्डर चलता आ रहा है और जो नीचे के लोग हैं वो मैच घुसवा देते हैं। लेकिन इस बार दिनेश कार्तिक चल रहे हैं ना, इससे पहले भी दिनेश कार्तिक चले हैं ना, पहले भी लोग भाई इस टीम में डाउन द ऑर्डर चले हैं, मिडिल ऑर्डर में चले हैं, टॉप ऑर्डर तो चलता ही चलता था। और सेम टाइम पे भाई कई मैचेस में आरसीबी को उनकी बॉलिंग ने मैचेस जिताए हैं, भले जितने मैच जीते हो लेकिन बॉलिंग भी कोई ऐसी खराब नहीं रही है। अगर तुम्हें सच में लगता है ना कि आरसीबी की बॉलिंग यूनिट हमेशा से खराब रही है, तो आओ यार, इस वीडियो में मैं एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाला हूं, तुम्हारे सामने कुछ ऐसे फैक्ट रखने वाला हूं जिन्हें सुन के तुम भी ये 100% कहने पे मजबूर हो जाओगे कि आरसीबी की हार के पीछे बस एक ही सिंगल कारण ये रहा है कि आरसीबी को जीतना नहीं आता है। तो आओ यार, चलो थोड़ा सा एक्सपोज खेलें। लेकिन इससे पहले कि हम अपने इस एक्सपोज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, भैया जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक से प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल के दिन एक बार फिर से जो मैच खेला गया केकेआर और राजस्थान के बीच, भाई उस मैच में भी जितनी भी प्रेडिक्शंस हमें यहां पे प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिली, सब की सब एकदम परफेक्ट, सब की सब एकदम एक्यूरेट। इसीलिए कहता हूं भाई कि अगर तुम हो उनमें से जो बना रहे हो इस आईपीएल फैंटेसी टीम, लेकिन लग रहा है कि यार उतना प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो भाई एक बार प्रिया मैम पे भरोसा करके तो देखो, क्योंकि ये है इंडिया की नंबर 1 लेडीज क्रिकेट एनालिस्ट, जो भाई इतनी परफेक्ट प्रेडिक्शन देती हैं कि इनके सामने बड़े बड़े जेंटलमैन की जो प्रेडिक्शन है वो फेल हो जाती है। मेरी बात पे यकीन मत करो, खुद जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, एक बार ज्वाइन करके देखो, तुम भी कहोगे कि भाई कोई इतनी परफेक्ट और एक्यूरेट प्रेडिक्शन आखिर दे कैसे सकता है। तो अब वापस चले अपनी वीडियो पे। जैसा कि हम देखने वाले थे कि क्या सच में आरसीबी की बॉलिंग ही वो रीजन रही है जिसकी वजह से आरसीबी साल दर साल इतनी घटिया परफॉर्मेंस देती है? क्या सच में आरसीबी का सबसे बड़ा विलन उनका बॉलिंग यूनिट रहा है? आओ यार, साल 2008 जब से आईपीएल शुरू हुई है तब से देखते हैं और अब तक देखते हैं कि आखिर आरसीबी का बॉलिंग यूनिट कैसा रहा है। उसके बाद भाई मैं नहीं कहूंगा, तुम लोग मेरे को बताना कि क्या सच में आरसीबी का बॉलिंग यूनिट ही उनकी हार का कारण बना है। शुरुआत करें आईपीएल के सबसे पहले सीजन से, यानी साल 2008 के सीजन से। तो तुमको पता है आरसीबी के बॉलिंग यूनिट में कौन कौन से बॉलर्स थे? देखो मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि हर साल आरसीबी की बॉलिंग यूनिट से जिन भी बॉलर्स के नाम मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं, मैं सिर्फ उन्हीं बॉलर्स के नाम बताऊंगा जिन्होंने कम से कम आधी आईपीएल तो उस सीजन में आरसीबी के लिए खेली हो। उन बॉलर्स का नाम मैं यहां पे नहीं लेने वाला हूं जिन्होंने 1, 2 या 3 ही मैच अपनी टीम के लिए खेले। तो आओ यार, एक बार फिर से शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कि साल 2008 के आईपीएल सीजन में आरसीबी के पास कौन कौन से बॉलर थे जिन्होंने कम से कम आधा सीजन तो आरसीबी के लिए खेला ही खेला था। तो भाई तुम सुन के चौंक जाओगे अगर मैं तुमसे कहूंगा कि भाई आरसीबी के पास साल 2008 के आईपीएल सीजन में सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक था, क्योंकि आरसीबी के पास साल 2008 में जहीर खान थे, प्रवीण कुमार थे, अनिल कुंबले थे, टेल स्टेन थे, जैक कालिस थे और विनय कुमार थे। मतलब भाई जहीर खान, प्रवीण कुमार, ये दोनों ही उस वक्त पे इंडिया के बेस्ट पेसर हुआ करते थे, और साथ में भाई डेल स्टेन जो उस वक्त पे वर्ल्ड के बेस्ट पेसर हुआ करते थे, और उसके साथ में अनिल कुंबले जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर हुआ करते थे, और उसके साथ में जो तड़का लगा था जैक कालिस का जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हुआ करते थे, और साथ में कौन है? विनय कुमार, जो कि भाई कोई खराब बॉलर तो नहीं थे। अगर इसको खराब बॉलिंग यूनिट कहते हैं तो मुझे नहीं पता
अच्छी बॉलिंग यूनिट किसको कहते हैं। अब साल 2008 से आगे चलें तो साल 2009 में आरसीबी के पास प्रवीण कुमार बने हुए थे, अनिल कुंबले भी पार्ट थे आरसीबी का, जैक कालिस भी यहां पे खेल रहे थे और साथ में तड़का लगा था वैंडर मर्वी का। उसके अलावा विनय कुमार भी पिछले साल से आरसीबी के साथ ऑलरेडी बरकरार थे। तो ये बॉलिंग यूनिट भी कोई खराब थोड़ी है। अब चलें साल 2010 में तो आरसीबी के पास एक बार फिर से प्रवीण कुमार थे, अनिल कुंबले थे, जैक कालिस थे, विनय कुमार थे और साल 2009 में भले स्टेन यहां पे आरसीबी का पार्ट नहीं थे पर साल 2010 में एक बार फिर से डेल स्टेन आरसीबी के साथ जुड़ गए थे। क्या ये खराब बॉलिंग अटैक है? मेरे को तो नहीं लगता। अब चलें साल 2011 की तरफ तो यहां पे आरसीबी के पास एक बार फिर से आ चुके थे जहीर खान। जी हां, ये वही साल है जहां जहीर खान भाई इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेके आए थे वर्ल्ड कप 2011 में। उसी साल जहीर खान क्या आरसीबी में आके बेकार हो गए होंगे? जो भी ऐसी बातें करता है उसको भाई या तो दिमाग नहीं है या फिर उसको क्रिकेट का ज्ञान नहीं है। मैं फिर से बता दूं, साल 2011 में आरसीबी के पास जहीर खान थे, न्यूजीलैंड के बेस्ट बॉलर डेनियल विटोरी थे, अरविंद थे, मिथुन थे और उसके अलावा पांचवा बॉलर जो यहां पे था जिसने आरसीबी के लिए उस साल सबसे ज्यादा ओवर्स डाले थे वो थे क्रिस गेल। हां, यहां पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि ओवरऑल जो बॉलिंग यूनिट है वो मीडियोकर है, लेकिन भाई अब भी खराब नहीं है क्योंकि जिस अरविंद की मैं बात कर रहा हूं उस साल अरविंद वन ऑफ द बेस्ट अनकैप्ड बॉलर हुआ करते थे आईपीएल सीजन के और साथ में जहीर खान और विटोरी तो हैं ही ना। अब चलें साल 2012 की तरफ तो यहां पे आरसीबी के पास वंस अगेन जहीर खान थे, विनय कुमार थे, हर्षल पटेल भी आ चुके थे और मुरलीधरन का भी तड़का लग चुका था एंड साथ ही साथ डेनियल विटोरी तो थे ही। मतलब देख रहे हो पेस अटैक में जहीर हैं, हर्षल पटेल हैं, विनय कुमार हैं और स्पिन अटैक कितना धांसू है। एक तरफ मुरलीधरन और दूसरी तरफ डेनियल विटोरी। क्या ये खराब बॉलिंग अटैक है? अब अगर हम साल 2012 से आगे बढ़ते हुए प्रस्थान करें साल 2013 में तो इस साल भी आरसीबी की बॉलिंग यूनिट में शामिल थे विनय कुमार, जयदेव उनादकट, आरपी सिंह का तड़का भी लग चुका था, मुरली कार्तिक भी टीम में शामिल हो चुके थे, रामपॉल भी, जी हां, वेस्ट इंडीज के वन ऑफ द बेस्ट पेसर रामपॉल भी यहां मौजूद थे और साथ में हेनरी भी पार्ट बन चुके थे। क्या ये एक खराब बॉलिंग अटैक है? मुझे तो नहीं लगता भाई, इससे कई गुना खराब अटैक कई सारी टीम्स का रहा है, लेकिन कहने वालों का क्या है, इसे ही खराब बॉलिंग अटैक कह देंगे। अब जहां हमने साल 2013 की बात कर ली, अब बारी आती है साल 2014 की। अगर अब नजर डालें कि साल 2014 में आरसीबी का बॉलिंग अटैक कैसा था तो भाई ये भी उस सीजन का वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक था क्योंकि यहां पे आरसीबी के पास थे मिचेल स्टार, जी हां, नन अदर देन मिचेल स्टार और साथ में मौजूद थे अशोक डिंडा। उसके अलावा इंडिया के नए नए सेंसेशन वरुण एरॉन भी टीम के पास थे और साथ में युजवेंद्र चहल भी आरसीबी के पास थे और उसके अलावा तड़का लगाने के लिए एक ऑलराउंडर का आरसीबी ने युवराज सिंह को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया था। वंस अगेन मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या ये खराब बॉलिंग अटैक है? भाई मुझे तो नहीं लगता। पर अब चले साल 2015 में तो एक बार फिर से आरसीबी के पास मिचेल स्टार्क थे, हर्षल पटेल थे, युजवेंद्र चहल थे और वीजे थे। फिर साल 2016 में वॉटसन भी टीम में शामिल हो चुके थे, वॉटसन के साथ अरविंद भी खेल रहे थे, चहल भी थे, क्रिस जॉर्डन भी थे, इकबाल अब्दुल्ला भी थे, वरुण एरॉन भी थे और स्टुअर्ट बिनी भी थे। भाई ये भी कोई खराब बॉलिंग अटैक नहीं है जहां इतने ऑलराउंडर्स हैं, वॉटसन हैं, स्टुअर्ट बिनी हैं, क्रिस जॉर्डन हैं, स्पिनर के नाम पे चहल हैं, इकबाल अब्दुल्ला हैं और अरविंद भी साथ देने को हैं ही, वरुण एरॉन भी हैं। तो भाई ये एक खराब बॉलिंग अटैक तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। फिर साल 2017 में एक बार फिर से वॉटसन आरसीबी के पास थे, अरविंद थे, चहल थे, पवन नेगी भी थे और वेस्ट इंडीज के बेस्ट स्पिनर सैम्यूल बद्री भी थे। फिर साल 2018 में उमेश यादव आरसीबी के साथ जुड़े, सिराज आरसीबी के साथ जुड़े, चहल अब भी आरसीबी का पार्ट थे, टिम साउदी जो कि न्यूजीलैंड के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर रहे हैं वो आरसीबी के पास थे, वॉशिंगटन सुंदर आरसीबी के पास थे और साथ में ग्रैंड होम भी थे। साल 2019 में वंस अगेन उमेश यादव इनके पास थे, नवदीप सैनी बन चुके थे आरसीबी का पार्ट और उसके अलावा सिराज भी थे, युजवेंद्र चहल भी थे और ऑलराउंडर मोइन अली भी थे। देन साल 2020 में नवदीप सैनी अब भी आरसीबी का पार्ट बने हुए थे,
सिराज पार्ट बने हुए थे, उडाना टीम के साथ जुड़ चुके थे, चाहल टीम के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए थे, वॉशिंगटन सुंदर भी आरसीबी का पार्ट थे और टीम में नए नए जुड़ चुके थे क्रिस मॉरिस, जिन्हें कि वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर कहा जाता है टी20 क्रिकेट का। लेकिन लोग कहेंगे कि भाई आरसीबी का बॉलिंग अटैक तो बहुत ही खराब रहा है। अब साल 2020 से आगे बढ़ते हुए साल 2021 में नजर डालें तो वंस अगेन हर्षल पटेल आरसीबी का पार्ट थे, मोहम्मद सिराज थे, काइल जेमिसन थे, युजवेंद्र चहल थे और नए नए टीम के साथ जुड़ चुके थे ऑलराउंडर डेन क्रिश्चियन। उसके बाद जब बारी आई साल 2022 की और हमें देखने को मिला आईपीएल का मेगा ऑक्शन, जहां आरसीबी ने चहल को रिलीज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आरसीबी का बॉलिंग अटैक कोई खराब नहीं था, क्योंकि आरसीबी के पास हर्षल पटेल थे, मोहम्मद सिराज थे, ऑस्ट्रेलिया के उस टाइम के बेस्ट टी20 बॉलर जॉश हेजलवुड थे, जो कि पिछले ही सीजन में सीएसके के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करके आए थे। हेजलवुड के अलावा इनके पास वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर उस वक्त के वनिंदु हसरंगा थे, शाहबाज अहमद थे और ग्लेन मैक्सवेल भी टीम के साथ जुड़ चुके थे। अब भाई ये कोई खराब बॉलिंग अटैक है? आपके पास जब हर्षल पटेल हो, सिराज हो, हेजलवुड हो, वनिंदु हसरंगा हो, शाहबाज अहमद हो और साथ में ग्लेन मैक्सवेल भी हो, कोई इससे अगर खराब बॉलिंग अटैक कहेगा ना तो भाई पता नहीं अच्छा बॉलिंग अटैक किसको कहते हैं। देन साल 2023 में अगर देखें तो फिर से इनके पास हर्षल पटेल थे, सिराज थे, वेन पार्नल थे, कर्ण शर्मा थे, वनिंदु हसरंगा थे और विजय कुमार व्यशक थे। भाई ये भी कोई खराब बॉलिंग अटैक नहीं है। देखो एक्सक्यूज बनाने को जाओगे तो हर बॉलिंग अटैक में कुछ ना कुछ कमियां निकाल के आप उसको खराब बॉलिंग अटैक कह सकते हो। और ध्यान से अगर ये सोच के बॉलिंग अटैक का एनालिसिस करोगे कि इनके अंदर सच में कितनी काबिलियत है, क्या इनके अंदर एक मैच विनर छुपा हुआ है, तो आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि हाँ भाई इनके दम पे कोई भी मैच बहुत ही आसानी से जीता जा सकता है। देखो मैंने साल 2023 तक का पूरा बॉलिंग अटैक साल दर साल तुमको बता दिया है। अब साल 2024 की बात करें तो इनके पास फिलहाल मोहम्मद सिराज हैं, यश दयाल हैं, टॉपली हैं, डागर हैं, कैमरून ग्रीन हैं और ग्लेन मैक्सवेल हैं। वंस अगेन अगर आप बहुत सोचें तो आप बहुत ही आसानी से कह सकते हैं यार ये क्या वाहियात बॉलिंग अटैक है, इनके दम पे कैसे ही मैच जीतेंगे। लेकिन भाई मैंने ये बात पहले भी कही थी, फिर से कह रहा हूं कि भाई इस बॉलिंग अटैक के सामने अगर तुम चेन्नई सुपर किंग्स का बॉलिंग अटैक देखोगे ना तो भाई कुछ भी नहीं है। दीपक चहर कुछ नहीं उखाड़ रहे हैं, शार्दुल ठाकुर पता नहीं किस फॉर्म में हैं, बहुत ही आसानी से रन दे देते हैं। तुषार देशपांडे जिसके लिए भाई पिछले सीजन में हर मैच से पहले कहा जाता था कि ये मैच इसका रिटायरमेंट मैच होगा, उसके अलावा पथिराना जो मात्र 21 साल के हैं, जिनको मात्र 20 लाख में टीम में शामिल करा है, मुस्तफिजुर रहमान जिनको 2 करोड़ की बेस प्राइस को उठाया है, उनके बलबूते चेन्नई जैसे तैसे मैच निकाल रही है। और कुछ ऐसा ही बॉलिंग अटैक चेन्नई का हमेशा से रहा है। लेकिन भाई बात होती है अपने बॉलर से बेस्ट निकालने की, उनके टैलेंट को पहचानने की, उन्हें सही वक्त पे सही ओवर देने की और सही वक्त पे उन्हें इस्तेमाल करने की। लेकिन ये सब आरसीबी कर नहीं पाती है और लोगों को लगता है कि यार आरसीबी का जो बॉलिंग अटैक है ना हमेशा से ही खराब रहा है। भाई लोग ना जाने कब से कह रहे हैं कि आरसीबी की किस्मत तो पहले ही सीजन से खराब चल रही है, लेकिन भाई इन मूर्खों को यह नहीं पता कि पहले ही सीजन में आरसीबी के पास वर्ल्ड का बेस्ट बॉलिंग अटैक था। क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, इनके पास जहीर खान थे, प्रवीण कुमार थे, अनिल कुंबले थे, डेल स्टेन थे, जैक कालिस थे और विनय कुमार थे। मतलब भाई इस बॉलिंग अटैक के साथ ना दुनिया का कोई भी मीडियोकर कैप्टन भी होगा, भाई किसी भी वक्त उससे कह दो वो जाके मैचेस जीत के आ जाएगा। लेकिन आरसीबी का मैनेजमेंट हमेशा से वाहियात रहा था, वाहियात है और पता नहीं कब तक वाहियात रहेगा। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपको भी लगता है कि यार आरसीबी का बॉलिंग अटैक सच में कभी इतना खराब नहीं रहा है जितना लोग बातें करते हैं? ना ही बैटिंग यूनिट कोई बहुत खराब रही है, बस इनके पास वो वाइब नहीं है, वो तरीका नहीं है, वो मतलब किक नहीं है जिससे मैच जीता जाता है। जो भी मेरी बात से एग्री करता है कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार कोई और रीजन है इससे भी बड़ा, जिस एक रीजन की वजह से आरसीबी आज तक आईपीएल में उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई, जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि भाई याद से डिस्क्रिप्शन और पिन करने दिए हुए लिंक से प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब भी आईपीएल बहुत बची हुई है, अब भी पैसा भर भर के कमाया जा सकता है। लेकिन पैसा कमाना है तो भाई कायदे की फैंटेसी टीम बनानी होगी, कायदे की प्रेडिक्शन करनी होगी, तभी तो पैसा ही पैसा मिलेगा बाबू भैया। तो जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल को, फ्री में वहां से प्रेडिक्शन उठाओ, उन प्रेडिक्शन के बेसिस पे अपनी परफेक्ट फैंटेसी टीम बनाओ और मस्त भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट बना के छापो छापो छापो। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।